नमस्कार साथियों। तो आज का जो टॉपिक है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानताएं और धर्म एवं भाषाएं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा था, वहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करा दिया था। वो थोड़ा लंबा नहीं था और जिससे कि मैं एक ही वीडियो में उसको कवर कर सका। केवल 20 टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, हम सब कुछ यहाँ पे सम्मिलित करने वाले हैं। हम याद रखिएगा कि हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं। मैं सभी जगहों से एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चाहे इतिहास के हों, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि यूपीएससी में भी जो सिलेबस आपके यहाँ पे पूछा गया, यूपीएससी में भी समाज से संबंधित जो सामाजिक सब्जेक्ट, सामाजिक जीके में लिखने को होता है सामाजिक के बारे में, उसमें ये चीज़ें सभी कुछ यहाँ पे पढ़ने को पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, सामाजिक का अध्ययन एक व्यापक रूप से करने को यहाँ पे पड़ेगा। विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता, लिंग की असमानताएं कैसे, क्या यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, धर्म और भाषाएं, ठीक है, इन सभी टॉपिक को हम समझेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है केवल विवाह, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हालांकि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं वो मैं यहाँ पे बता देने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको याद रखनी है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर कैंडिडेट को इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलें, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहला वीडियो जो आया था टॉपिक नंबर 1, जिसमें मैंने कार्य क्या है, मुख्य सेविका के और साथ ही जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए आप किस पोस्ट पे हैं, ये समझ लीजिए। आप जो पोस्ट पाएंगे वह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो होती है, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और उसके बाद आंगनबाड़ी सहायक। ये दोनों समझ लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अधीनस्थ होती है आंगनबाड़ी सहायक, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है, बाकी और चीज़ों की हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो और भी आंगनबाड़ी में आपको मिल जाएंगी तो उनका डिस्कशन नहीं होगा। केवल जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनकी ही करेंगे। बाकी संविदा पे और भी लोग नियुक्त होते हैं तो उनके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका हो जाएगी और यहाँ पे सेविका होंगी, ठीक है। सेविका कहाँ पे होंगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर सेविका होंगी और सेविका की मुख्य सेविका आप बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके हायरार्की है। आपको क्या रखना, मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी पूरी निगरानी रखनी है, उनकी रिपोर्ट बनानी है, किस तरीके से यहाँ पे आपको कार्य करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको उनको बताना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे पुराना वीडियो, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिए, उसमें पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। लगभग 14 मिनट का यहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड किया था। वहीं से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ज़्यादा कोई ब्रीफ में, इतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे कि कैंडिडेट गलत करके आए, ठीक है। तो वही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वही चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हो रही हैं। तो आइए देख लेते हैं ये टॉपिक विवाह से संबंधित। सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में अगर देखें तो यहाँ पे मनुस्मृति का नाम आता है, ठीक है। मनुस्मृति आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया, इसके हालांकि पीडीएफ में हम सही कर देंगे। मनुस्मृति, ठीक है, ये डबल इसमन होगा, इस पर ध्यान न दीजिए। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। ज़्यादातर कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी या फिर अन्य एक दिवसीय तैयारी करते हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूर पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। विवाह कितने प्रकार के होते थे ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो विवाह 8 प्रकार के इन्होंने कैटेगराइज किया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ठीक है, ये 4 विवाह हो गए। इनको मतलब कि अप्रशंसनीय माना गया था, मतलब ये जो अच्छे विवाह नहीं माने गए थे। सॉरी, ये जो है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति अच्छे विवाह थे, जबकि आसुर, गंधर्व, पैशाच
और राक्षस, ये जो है बुरे विवाह माने गए हैं। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। तो प्रशंसनीय विवाहों में ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। ब्रह्म आप सिंपल ये समझ लीजिए, आज के जो विवाह होते हैं जिसको अरेंज मैरिज कहते हैं, अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आती है। मतलब कि माता पिता योग्य वर खोजेंगे, उससे उसका विवाह करेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी आपको ब्रह्म विवाह याद रखना है। देव विवाह में अगर बात करें तो यहाँ पे यज्ञ करने वाले पुरोहितों से विवाह। तो देव मतलब कि आप देवता मान लीजिए कि देवता से जो देवता की जो स्तुति करते हैं, मतलब कि यज्ञ करने वाले पुरोहित या फिर पंडित, उनके साथ विवाह कर दिया जाता था। ये देव विवाह था। आर्ष विवाह की अगर बात करें तो आर्ष विवाह में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। पिता द्वारा यज्ञ कार्य कराया जाता है, जैसे कि आजकल यज्ञ कार्य कराए जाते हैं पंडित के द्वारा या फिर कोई साधु संत के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दान दिया जाता है। तो पहले क्या होता था, तो पहले कन्या को ही दान दे दिया जाता था। ठीक है, यहाँ विवाह होगा, कन्या को ही दान दे दिया जाता था, यज्ञ पुरोहित को ही। ठीक है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को देव विवाह है। और यज्ञ कार्य करने हेतु मतलब कि यज्ञ काम करने के एवज में उनको जो है दान में कन्या दे दी जाती थी, और या फिर 2 गायों के बदले में भी उनको जो है कन्या दे दी जाती थी जो यज्ञ करने आते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें प्रजापति की, तो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। तो जैसा कि आजकल देख रहे हैं, आज बहुत से ऐसे लवर भी आपको मिलने वाले हैं जो बिल्कुल ढीठ होते हैं, ढीठ प्रकृति के होते हैं। वो ये नहीं करेंगे कि लव किया है तो भाग के शादी कर लें। वो बहुत ही ढीठ प्रकार के होते हैं। वो आपके पिता से या माता से ज़रूर संपर्क करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो ये जो विवाह है ये प्रजापति विवाह है। और इसमें वर जब कन्या के पिता से गुजारिश करता है या किसी तरीके से माता पिता से संपर्क करता है और बताता है अपनी प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि मान जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रजापति विवाह माना जाएगा। तो ये भी फ़िलहाल देखने को मिल जाता है, मगर यहाँ पे सिंपल याद रखिए, ब्रह्म विवाह, आज का अरेंज मैरिज, देव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित से विवाह, आर्ष आपको इतना याद रखना है कि 2 गायों के बदले में कन्या का विवाह कर देना। और प्रजापति विवाह वर बहुत ढीठ होता है। प्रजापति जो है, प्रजापति बहुत ढीठ होते हैं। और मैं केवल ये कह रहा हूँ याद करने के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो प्रजापति हैं, प्रजापति वो जात दूसरी हो जाएगी प्रजापति, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रजापति जो है ये बहुत ही ढीठ व्यक्ति होते थे और एक कन्या से लव करते थे और कन्या के पिता से हाथ मांग लेते थे। आज के कंडीशन में ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे, एक अप्रशंसनीय टॉपिक, चलिए अप्रशंसनीय कुछ दिक्कत हो गई है, तो थोड़ा दिक्कत आ गई थी। तो यहाँ पे गंधर्व, आसुर, पैशाच और राक्षस 4 तरीके के जो विवाह हैं ये पूरी तरीके से निंदनीय थे, और इसे जो है मनुस्मृति में बहुत ही निंदनीय माना गया है। जैसे कि गंधर्व हो गए। गंधर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आज का लव मैरिज है वो गंधर्व था, और उसमें प्रेम या कामुकता के वशीभूत विवाह होते थे, जैसा कि आज होता है। हालांकि पहले जो था इन्हें अप्रशंसनीय माना था, और जो कि सही विवाह नहीं माने जाते थे। क्या कारण थे उस पे अलग की बात है, मगर अभी जो समझ सकते हैं कि गंधर्व विवाह सही नहीं था, लव मैरिज सही नहीं था प्राचीन भारत में। आसुर की अगर बात करें तो आसुर में धन के बदले कन्या का विक्रय होता था। ठीक है, आसुर में कन्या को बेच दिया जाता था। ठीक है, और जिस पे कि अब रोक लगी हुई है, व्यक्तियों के विक्रय या क्रय पे रोक लगी हुई है। और पैशाच की अगर बात करें तो सोई या विक्षिप्त, मतलब कि सोई हो या फिर होश में ना हो। ठीक है, बेहोश अवस्था में कोई स्त्री के साथ सहवास करता है,
उसके द्वारा शादी करता है तो ये पैशाच की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो राक्षस में बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह किया जाता था। तो आपको यहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, गंधर्व याद रखिएगा, आसुर याद रखिएगा। आसुर में क्या है, धन के बदले विक्रय किया जाता था कन्या का, और गंधर्व जो है लव मैरिज था। ठीक है, जैसा कि आपने श्री कृष्ण लीला देखी होगी, उसमें भी गंधर्व की बातें होती हैं। ठीक है, तो अगला बात अगर करें वर्तमान परिदृश्य क्या है। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के विवाह प्रचलित हैं। हालांकि बाल विवाह पे कानूनी प्रावधान लागू हैं, जो कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से ही अधिनियम आए थे, उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो अलाव हैं प्रेम या गंधर्व विवाह, जिससे लव मैरिज भी कहते हैं, और ब्रह्म विवाह जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं। इसमें दोनों परिवार लड़के के और लड़की के मिलकर शादी या फिर विवाह करते हैं। ठीक है, पूरे दोनों फैमिली मिलके विवाह प्लान करते हैं, उसके बाद लड़के लड़की का विवाह होता है। तो यहाँ पे आप अब अगर प्राचीन भारत से आप तुलना करें तो एक जो था अप्रशंसनीय या निंदनीय विवाह, जो कि आजकल मान्य है और गवर्नमेंट भी इस पे सहयोग देती है। और ब्रह्म विवाह की अगर बात करें तो ब्रह्म विवाह जो कि पहले बहुत ही शुद्ध माना गया था, वैसा ही आज भी माना गया है। तो ध्यान रखिए, अगर प्रेम विवाह आपको करना है तो ध्यान रखिए ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जरूर करें, क्योंकि लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलना ही लाइफ टाइम अचीवमेंट को दर्शाता है। केवल 2 लोगों का प्रेम ही प्रेम नहीं होता है। प्रेम की अच्छी परिभाषा समझने के बाद ही कोई भी कदम उठाएं। तो यहाँ पे समझने वाली, इसीलिए जो प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह अगर बात करें तो यहाँ पे प्राचीन भारत में इसे गलत माना गया था। उसके कई रीजन थे जो कि यहाँ पे चर्चा करना सही नहीं होगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए, सबसे मान्यता वाला विवाह जो है वह है ब्रह्म विवाह या फिर अरेंज मैरिज। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्या है। तो अन्य तथ्य में अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो विवाह अधिनियम आए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया है। इससे क्या क्या प्रावधान है ये आपको नहीं पूछेगा, केवल ये पूछ सकता है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 में होगा। और इसमें संशोधन जो किया गया हाल ही में वह 2014 में किया गया। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और संशोधन 2014 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो आधुनिक भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह रोकने में साहसिक कदम उठाए। क्या क्या इन्होंने किया, इन्होंने बहुत ही बाल विवाह में, मतलब इन्होंने पहले जो एज बहुत कम थी उसको अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखें सिविल मैरिज एक्ट 1872, ये इन्हीं के प्रयास से आया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था 1872, जो कि आप देखेंगे कांग्रेस 1885 में गठन होता है, उसके 13 साल पहले ही सिविल मैरिज एक्ट आ गया था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। इसमें लड़कों की आयु 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष करी गई थी। और बहुपति प्रथा जो पहले प्रचलित थी, एक लड़की के कई पति होते थे, उसे यहाँ पे बंद कर दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, सम्मत आयु एक्ट 1891, तो कितने वर्ष बाद आया है, लगभग 20 वर्ष बाद, आप 19 वर्ष मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की की आयु घटा दी गई। और इसका विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि एज 14 वर्ष लड़की थी और लड़की की और 12 वर्ष कर दी गई, जो कि एक निंदनीय कार्य था। और इसमें कुछ लोगों का सहयोग रहा है आयु कम करने में, उसकी यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और वो चीज़ मेंस में अगर लिखने को आता है उसके पर होगा, मगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा।
सिविल मैरिज एक्ट 1872 पहला अधिनियम है जिसमें लड़का की आयु 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष मानी गई थी। सम्मत आयु एक्ट कम इम्पोर्टेंट है, मगर इतना ध्यान रखिएगा इसका जो है विरोध तिलक ने किया था और इसमें आयु जो है लड़की की 2 वर्ष कम कर दी गई थी। उसके बाद अगला अगर बात करें तो बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929, इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है 1929 का अधिनियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें लड़के की आयु 18 वर्ष जो पहले थी वही रही है, क्योंकि लड़के की आयु 18 वर्ष हर जगह है, केवल लड़की की आयु सम्मत आयु एक्ट 1891 में कम की गई है जो कि 12 वर्ष हो गई थी। उसके बाद इसकी बढ़ा के 14 वर्ष की गई शारदा एक्ट 1929 में। शारदा एक्ट या अधिनियम दोनों एक चीज़ हैं, कहीं भी एक्ट लिखा हो या अधिनियम, एक्ट मतलब इंग्लिश का शब्द है और अधिनियम मतलब हिंदी का। तो यहाँ पे नोट जो है अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पे रखा गया था। इन्होंने बहुत ही यहाँ पे योगदान दिया था इस एक्ट को लाने में, इसलिए इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट रख दिए गए। तो हरविलास शारदा नाम ध्यान रखिएगा, अजमेर के मतलब कि राजस्थान के शिक्षाविद थे, ठीक है, टीचर थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बाल विवाह रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में आया, जो कि शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें ये सब 1949, 1978 मतलब आज़ादी के पहले आया अधिनियम, फिर आज़ादी के बाद यहाँ पे 1949 में एक संशोधन होता है, 1978 में दूसरा संशोधन होता है, 2006 में तीसरा होता है और 2021 में एक और संशोधन होता है जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है 1929 और 1978, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, बाकी अब ना याद रखें। तो यहाँ दो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 21 में जो हुआ है 21 में क्या गया, लड़की की आयु 18 वर्ष से बढ़ा के 21 कर दी गई, लड़कियों की आयु 18 से 21 की गई है 2021 में, ठीक है, 21 ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले किस साल लड़कियों की आयु 2021 मतलब 21 साल कर दी गई तो 2021 में, और ये जो है 1929 के एक्ट में संशोधन था, ठीक है। तो और लड़के की आयु 21 वर्ष थी जो कि 1978 से थी। तो 1978 में संशोधन हुआ जिसमें 18 से 21 वर्ष लड़के की उम्र कर दी गई, जो कि हमने देखा था शारदा एक्ट में 18 वर्ष थी और 1978 में 21 वर्ष हो गई, और लड़की की आयु 14 से बढ़ाकर 18 की गई। तो 1978 में लड़के और लड़कियों की दोनों की आयु बढ़ी है, लड़के की आयु 18 से 21 वर्ष और लड़की की आयु 14 से 18 वर्ष 1978 में हो गई है। और उसके बाद लड़के की आयु नहीं बढ़ी, मगर जो है लड़कियों की मिनिमम एज जो 18 से 21 कर दी गई, जो एक प्रशंसनीय कदम है सरकार का। तो इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, क्योंकि टॉपिक लंबा था, इसको एक से दो बार ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार में कुछ चीज़ें ना याद होती हूँ तो उसको रिपीट करें और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ठीक है। और सुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो मेरी राय यही रहेगी कि बार बार इसको देखें। हम दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप उसको बार बार से रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। और मैं पुराना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पहला वीडियो था उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और जो भी कमी रहती है वीडियो में ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल सके, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से ही होगा। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पसंद है कंटेंट, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, अपने रिव्यू साझा करें, जो भी कमियां हैं बताएं, और अच्छाइयाँ तो कोई बात नहीं, बताएं या ना बताएं, मगर कमियां अवश्य बताएं जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। भाग दूसरा जो है उसमें कई हैं, जाति, लिंग, असमानताएँ, ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। टॉपिक हालांकि थोड़ा लंबा था इसलिए टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो में।
और मिलेंगी। और टेस्ट सीरीज़ के लिए जो लोग कह रहे थे उनको मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, मगर थोड़ा कोर्स कंप्लीट कर लेने दीजिए। टेस्ट सीरीज़ हम बनाएंगे और उसको आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।